देख रहे हैं आप जो है हम इस समय ई रिक्शा में बैठे हैं और इस बार देख रहे हैं आप जो है तमाम बड़े नेता जो है जो अपने नामांकन जाते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन कन्हैया जी देखिए जो है ई रिक्शा में जो सवार होकर अपने नामांकन के लिए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में कुछ लोग आज हम बैठा के इनसे बात कर रहे हैं। ई रिक्शा में चल रहे हैं इसमें नामांकन, यहाँ से डीएम आवास डीएम ऑफिस मात्र कुछ ही दूरी पे है, उसके बाद जो है उनका नामांकन होगा। जी हम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनस बाबा है और मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वासी हूँ और इस बार जमीन की लड़ाई है और वो एक युवा नेता कन्हैया कुमार द्वारा लड़ी जा रही है इंडिया अलायंस से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो बदहाली पिछले 10 साल के अंदर मौजूदा सांसद मनोज तिवारी द्वारा की गई है, वो बदहाली आज पूरा देश देख रहा है और दिल्ली भी भुगत रहा है। दिल्ली के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, अगर ये चाहते तो दिल्ली को और चमका सकते थे, लेकिन इन लोगों ने कभी काम ना किया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 6 सांसदों के टिकट काटे। और हमारी ये जो नॉर्थ ईस्ट सीट है, इस सीट पर कन्हैया कुमार एक तरफा जीत है, कोई मुकाबला ही नहीं है उनके पास। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीजेपी ने 6 सीटों पर नए उम्मीदवार अपने उतारे, नए प्रत्याशी उतारे, पर क्या मतलब कि जब हम जाते हैं तब तक तो बीजेपी कहती है मनोज तिवारी ने क्षेत्र में विकास किया, सर्वांगीण विकास किया, बहुत सारे विकास किया। क्या विकास किया? आप यहाँ के निवासी, आप कुछ बताइए, मूल्यांकन करिए। देखिए, अगर उन्होंने कुछ विकास किया होता तो वो नजर आता ना। ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं ये सब पहले के हैं, ठीक है। अब जो सरकार आती है, जो सांसद आएगा, वो उसी के तो अधीन काम होगा। लेकिन तिवारी जी के द्वारा जिस तरह उनकी सत्ता केंद्र में भी है और दिल्ली से वो खुद सांसद हैं, वो चाहते तो दिल्ली में बहुत काम कर सकते थे, लेकिन सिवाय उन्होंने धर्म की राजनीति करने के अलावा कोई दूसरा काम दिल्ली के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर खासतौर से नहीं किया। और तिवारी जी नजर ही नहीं आते हमारे अंदर। और जब तिवारी जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे, जब भी इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क करा और बीजेपी का भी बेड़ा गर्क करा। आज एक नया युवा चेहरा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट जनता से कि ये बहुत अच्छा मौका है। हम खुशनसीब हैं कि हमें कन्हैया कुमार जैसा एक युवा नेता मिला है जो राजनीति को बड़े करीब से जानता है और जमीन स्तर का नेता है। हर नेता अपना नामांकन जो है कोई गाड़ी पे कर रहा है, कोई कार में जा रहा है, लेकिन ये एक देखिए जमीन से एक आम आदमी जब जुड़ा होता है ना, तो वो आदमी आज रिक्शे के ऊपर चल रहा है अपना नामांकन के लिए। ये भी एक अपने अंदर बहुत बड़ी बात है। आप गर्मी देख रहे हैं सर, कितनी गर्मी है, तापमान 40+ डिग्री है, टाइम भी हो रहा है, लेकिन पब्लिक बराबर लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव का दौर है, ये लोग देश के लोकतंत्र को बचाने का दौर है। और अगर अब भी हम लोग चूक गए तो आगे हमें कोई नहीं बचा पाएगा। ये बहुत अच्छा मौका है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि मनोज तिवारी के हमेशा जो है कन्हैया कुमार पे आरोप लगाते फिरते रहते हैं कि ये टुकड़ों गैंग वाले हैं, ये भारत को जो तोड़ने की बात करते हैं, वो हमारे सामने क्या टिकेंगे, क्या जीत पाएंगे? देखिए, ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी भी आरएसएस के मुख्यालय पे कई साल, ये पूरा देश जानता है कि उन्होंने झंडा नहीं लहराया। दूसरी चीज, बात टुकड़े गैंग की रही, आज तक वो साबित क्यों नहीं हुआ? बताइए आप। साबित अगर कोई जुर्म होगा किसी भी नेता पर तो उसका बायकॉट होगा ना पूरी तरीके से। लेकिन ये एक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई भी नेता चुन लेता है तो वो साफ धुंधला हो जाता है बिल्कुल। आप चाहे महाराष्ट्र में ले लो अजीत पवार को, अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला था, आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। आज कौन पूछ रहा, बताइए आप। तो इस तरीके से ही बीजेपी जो है बदनाम कराती है गोदी मीडिया के द्वारा, और जनता सब कुछ जान चुकी है, क्योंकि लोग बेरोजगारी से इतने परेशान है सर देश के अंदर, और युवा इतना परेशान है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा नरेंद्र मोदी ने करा था, आज तक उसका नहीं पता लगा। काला धन वापसी लाएंगे, आज तक उसका पता नहीं लगा। देश बर्बादी की ओर जा रहा है। देखिए, हम बात कर रहे थे अनीस बाबा से। जी आइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुकीम। जी, क्या कहना चाहते हैं आज? हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक युवा नेता और जुझारू जमीनी से जुड़ा हुआ नेता दिया है हमें। इसको हम पूरी तन मन धन से जिता के भेजेंगे, राहुल गांधी की गोद में भेजेंगे। अच्छा, मनोज तिवारी जी जो है 6 प्रत्याशी बदले गए, पर मनोज तिवारी यहाँ से यथावत जो है जारी रहे और आज भी उनको फिर से दोबारा टिकट दिया गया। क्या मतलब कि जैसे कि अगर इनके काम से अगर बीजेपी आला कमान असंतुष्ट होते तो इनको दोबारा टिकट क्यों देते? इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या मामला रहा होगा जो मनोज तिवारी दोबारा टिकट मिला? 6 सांसदों पुराने प्रत्याशी को टिकट काटा गया बीजेपी द्वारा, क्या मामला रहा? कुछ बताएंगे अपने जो है अपने रिपोर्ट पे, अपने जो है ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट क्या है? ऐसी कोई मनोज तिवारी जी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। अब ये लेवल का तो देखो, पार्टी का अपनी गाइडलाइन होती है, किसको क्या देना है, किसको क्या देना। वरना इस क्षेत्र में मनोज तिवारी से जो पब्लिक है बहुत ही त्रस्त है, और इतनी त्रस्त है कि वोट देना नहीं चाहती। और तुम ये जन सैलाब जो आप देख रहे हो रैली में,
20,000 आदमी होगा, ये बताता है कि मनोज तिवारी की रैली में 2,500 और ये 20,000 का। मनोज तिवारी सीट से हार चुके हैं और बीजेपी तो आजमाना चाहती थी कि एक कैंडिडेट तो देना पड़ेगा, वरना इसको दिल्ली की लेवल पे ये बात जाती कि आखिर सारे के सारे कैंडिडेट कैसे बदल दिए। तो जैसा कि इनसे बात हो रहा था, ये जी आपका देखिए जी, जितना बुरा हाल दिल्ली के अंदर हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं? आज कन्हैया कुमार जी का नामांकन है, आप उनके नामांकन रैली में शामिल हैं, क्या कहना चाहते हैं? इस बार नॉर्थ कहाँ के रहने वाले हैं आप? देखिए मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला हूँ। इस टाइम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इतना बुरा हाल हो चुका है कि जिसकी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी जी 2 बार सांसद रहे हैं और 2 बार सांसद में उन्होंने आज तक तो इलाके में झाँक कर नहीं देखा, ना लोगों की समस्या सुनते हैं। अगर जो उन्हें फोन भी करते हैं, बात अगर जो कोई मिलना भी चाहे तो मिलते नहीं है, उन्हें बाहर से फुर्सत नहीं है, उन्हें बेबी बीआरपी के नाचे तो फुर्सत हो तो वो जनता से यहाँ पे मिले। इतना बुरा हाल है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को नया और युवा नेता मिला है कन्हैया कुमार, जो कि आप देख लेना, कन्हैया कुमार 5 लाख वोटों से यहाँ से जीतेगा। तो क्या लगता है इस बार जो है इंडिया अलायंस जो है, मोदी जी जो है इस बार हैट्रिक मार रहे हैं या इंडिया अलायंस जो है उनको रोक रही है? जैसे 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये सिर्फ इनका एक जुमला है, 400 पार का कोई नारा नहीं है। इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है भारत के अंदर और आप देखना बीजेपी का तड़ी पार होगी और आप देखना इंडिया अलायंस सरकार बनाने वाली है। तो अच्छा, अभी जैसे मोदी जी का और अभी उन्होंने बोला कि ये तो अभी 10 साल टेलर था, अभी तो हम देश को और भी आगे और विकास पे ले जाएंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? अगर जो ये ट्रेलर था, अगर जो आगे विकास को लेके जैसे ये बोल रहे हैं ट्रेलर था, तो आगे जाके पता नहीं क्या करेंगे। इन्हें सिर्फ कुछ नहीं आता, इन्हें सिर्फ धर्म की राजनीति करनी आती है। अगर जो इन्हें धर्म की राजनीति को हटा दिया जाए, इनसे कहे कि तुम जाके वोट मांगो, तो जनता से वोट नहीं मांग सकते और ना इन्हें जनता दे सकती वोट, क्योंकि इन्होंने कुछ करा ही नहीं, सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग और इसलिए ये धर्म की राजनीति कर करके आगे जा रहे हैं। तो ये बताइए, मोदी जी का जो 400 पार का जो नारा लग रहा है, इस पर क्या कहती हैं आप? इंडिया अलायंस कितने हद तक जो ब्रेक लगा पा रही है? देखिए, अलायंस ने ऐसा नहीं है कि 400 पार का नारा जो है वो उन्होंने यूं ही दे दिया था। वो उस टाइम इस नशे में थे कि लोग जो है जुगत जुगाड़ कर रहे हैं मिलने मिलाने की, जिस तरह से नीतीश कुमार को प्लांट किया गया और बाकायदा कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई। बाकी विपक्षी दलों में भी एक तरह से वो करने की कोशिश की गई कि देखिए टीएमसी वहाँ पे साथ नहीं दे रही है, फलाना यहाँ पे साथ नहीं दे रहा है, आम आदमी पार्टी पंजाब में साथ नहीं दे रही है। तो इस तरह से इनको लग रहा था कि बंटवारा ये लोग कर पाएंगे। तो जब वो बंटवारा सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि 400 पार 400 पार। एक्चुअली होता क्या कि आपके वो बंगाल में भी दिया था 200 पार, कितना 75-80 सीट पे सिमट गए थे। तो आप परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और आपका परसेप्शन जो है जनता किस हिसाब से लेती है। अब की बार 150 पार हरियाणा में भी रोक ही दिया ना सीट। तो होता क्या कि आपको कितना भी आप उसमें हवाबाजी में रहे, जनता बताती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सामने जो आपके लोग लड़ रहे हैं वो कितनी ईमानदारी से लड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ जो खड़े हुए लोग हैं, सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा चेहरा है वो है गांधी, और वो गांधी ईमानदारी से लड़ रहा है। और उसकी हिम्मत देख के बाकी विपक्षी दलों की भी ये हिम्मत हुई कि हाँ, हम इस गठबंधन में रहेंगे और हाँ, हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने का जो, चाहे आप अखिलेश यादव जी से बात करें, चाहे आप सुनीता केजरीवाल जी से बात कर लीजिए, कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व से लेकर बिल्कुल ग्रास रूट वर्कर्स तक, हम लोगों तक आप आइए, हम सब इस उसमें है कि हम लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम दिखाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम ये जीत यहाँ से होके रहेंगी। देखिए, पिछली बार जो है आप लोग यहाँ से कांग्रेस सब और आम आदमी पार्टी यहाँ से क्लीन स्वीप थे, साथ में 7 सीट बीजेपी जीती थी। इस बार कितनी सीटों का दावा कर रही है? देखिए, मैं गठबंधन की अगर बात करूँ तो भाजपा में अगर इतनी ईमानदारी से मनोज तिवारी को रिपीट किया, बाकियों को क्यों नहीं कर पाए? बांसुरी स्वराज जैसे आपको परिवारवाद निकालना ही पड़ा ना, ठीक है। क्यों आपके पास मीनाक्षी जैसी लगी, आपने एक डम महिला वहाँ बिठा रखी थी, ठीक है। तो जब आप कैंडिडेट आपके अच्छे होते नहीं है, आप बार बार अरे इसने अच्छा नहीं किया अगला कर लेगा, इसने अच्छा नहीं किया दूसरा कर लेगा। तो इतना टेस्टिंग टाइम्स ना देश के पास इतना, हर बार कहती हूँ देश आलू की सब्जी नहीं है। आज जीरे में छौकेंगे, कल टमाटर प्याज में छौकेंगे, परसों अजवाइन में, फिर देखेंगे स्वाद किस बात है। ऐसे नहीं होता स्वाद। जो चीज़ जैसे बनती हुई आई है उसे वैसे ही बनने दीजिए। और सत्ता एक ऐसी चीज़ है कि जिसका काम उसी को साझे। नहीं तो जो बज रहा है ना देश का डंका, विदेशों में जो ये बात करते हैं, वो ऐसे नहीं बज रहा है। वो डंका यही बज रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि पूछते हो क्या रहा है यहाँ। दिल्ली में कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? दिल्ली में हम कम से कम 6 सीटें तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन सा हार रही है? नहीं, हार तो नहीं कहेंगे। एक सीट आप बोल रहे, कोई संशय में होगा, कौन सीट है? नहीं, संशय वाली बात नहीं है, बट कहीं कहीं आपको लगता है कि प्रत्याशी जो है उनका कैंडिडेट भी ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसे तो नहीं कहना चाहूंगी, 6 नहीं मैं 7 की बात करता हूँ।
हमारे भी प्रत्याशी अच्छे हैं। तो आम आदमी पार्टी के चारों कैंडिडेट जो है वो उन्होंने भी क्लास से निकाल के दिए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के परिवार से खेले, मतलब कहते हैं कि विधायक रहे या पार्षद रहे हैं तब उन्होंने अपने कैंडिडेट आगे उतारे हैं। और हमारे यहाँ भी मतलब एक तो कह सकते हैं कि दिखने में पतले दुबले, उम्र 80 साल जरूर है, लेकिन जितना जोश जेपी अग्रवाल जी में है उतना शायद ही किसी और में है। और जिस ईमानदारी से वो इस चुनाव को टिकट अनाउंस होने के साथ साथ से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं वो भी। फिर हमारे उदित राज जी खुद सांसद रहे हैं, गरीबों का दबे कुचले जो समाज है उसका एक तरह से कहते हैं वॉइस बन के उभरे हैं हमेशा से। और जिनका कहते हैं ना एक वंचित वर्ग जो होता है, जो चाहता तो है बहुत कुछ करना, कुछ कमा भी लिया है, लेकिन वो समाज में वो जगह नहीं मिल पाती जहां वो अपनी बात को कहे और लोग उनकी बात को सुन समझ लें। और तीसरा हमारा कैंडिडेट आप देख ही रहे, इसका जोश आपके सामने, इसका होश भी आपके सामने है। और पूरी तरह से बताती हूँ कि ये जो कैंडिडेट है, लाख आप टुकड़े टुकड़े गन करिए, लाख आप कोई भी नौटंकी को इसमें फिट करने की कोशिश करें, दुनिया देख रही है कि आदमी किस तरह से लड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट आपको ऑलरेडी कह चुका है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो एक डॉक्टर्ड एविडेंस का शिकार हुआ। आपने राजनीति करने के हिसाब से जैसे भी है, एक ईमानदार कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, गाय भैंस धोता हुआ आज सांसद बनने की तरफ अग्रसर है। तो ये जो है ये कांग्रेस ही दे सकती है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा चुनाव होने वाला है। और जो सबसे पहला सांसद यहाँ से जाएगा वो कन्हैया कुमार होगा, तो बांसुरी बजेगी। देख रहे हैं आप जो है कन्हैया कुमार समर्थन में जो है कांग्रेस की जो है महिला मोर्चा की नेता है, ये जो है उन्होंने बताया जो है किस प्रकार से कन्हैया जी जो है इसमें कन्हैया प्रचार प्रसार चल रहा है। पहला जो है ये सीट कंफर्म हो गई और सीटें निकल जी गई और इनका नारा है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के। चलिए हम आगे भी जुड़ते रहेंगे और बात करते रहेंगे इसी सिलसिले।